हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों यूपी बोर्ड 2024 में जो 29 फरवरी को हुआ एग्जाम है उसके पेपर का सॉल्यूशन। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा दोस्तों। तो मैं अगले ही क्या बोलते हैं लेक्चर में इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इस क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन में दोस्तों 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे भी दोस्तों 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो देखिए मैं यहाँ पर इनका सॉल्यूशन बताना शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। इसके पहले मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने अगर आपके भी क्लासमेट आपके 12th में मैथमेटिक्स लिए हुए हैं तो उन बच्चों को भी आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है। पहले का ए नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। इसमें 5 पार्ट हैं। फर्स्ट के ए बी सी डी ई, इन 5 पार्ट में दोस्तों 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं जैसा कि आप जानते ही हो। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहा हूँ दोस्तों। इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस आर रिस्पेक्टिवली देन ऑर्डर ऑफ द ए बी इज। दोस्तों अगर दो मैट्रिक्स अगर आपको दी हुई है, सपोज करिए एक मैट्रिक्स आपको दी गई है 2x3 और एक मैट्रिक्स दी दोस्तों आपको 3x4। जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो आपको जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स मिलेगा दोस्तों उसका ऑर्डर आपका 2x4 हो जाता है। ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अगर किसी का ऑर्डर p क्रॉस q है, अगर किसी का ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर दोस्तों q क्रॉस r है, तो जो ए बी मैट्रिक्स हमें मिलने वाली दोस्तों वो ए बी मैट्रिक्स क्या का ऑर्डर p क्रॉस r हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है दोस्तों तो बिना हिचक आप कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट आता है मैं आपके हर डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों बी नंबर में क्वेश्चन दिया गया है at which point is the slope of the line y equal to x plus 1 equal to the slope of the curve y square equal to 4x। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोस्तों आपको स्लोप पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर इक्वल होगा। एक तो आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है और दूसरा दोस्तों आपको क्वाड्रेटिक दिया गया है इंटीग्रेशन √1 प्लस साइन 2x ऑफ dx। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों आप जानते हो कि साइन 2x को आप 2 टाइम्स साइन x, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास जगह बहुत कम है मैं ये चाहता हूँ बहुत कम समय में आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन पता चल जाए, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में लिख रखे हैं मित्रों। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि √1 प्लस साइन 2x लिखा हुआ है और आप जानते हो साइन 2x का जो वैल्यू होता है मित्रों वो क्या होता है 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x होता है। ये साइन 2x का फॉर्मूला है। और आप ये भी जानते हो कि हम 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x भी लिख सकते हैं इस 1 को, और 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x हमने वैसे लिख दिया और अंडर रूट भी एज इट इज अप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो dx है हमने वैसे ही लिख दिया dx। अब आप देखो दोस्तों कि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कहने का साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा अंडर रूट से निकलने के बाद साइन x प्लस कॉस x बस बचेगा और ये इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके साथ में आ जाएगा। अब आप देखो इसको, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन x का इंटीग्रेशन आप जानते हो कि क्या होता है माइनस कॉस x होता है मित्रों, और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन x और साथ में कांस्टेंट टर्म आ जाता है। अब आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें तो दोनों पॉजिटिव हैं, हमें कॉस नेगेटिव चाहिए। तो दोस्तों सेकंड वाले में कॉस नेगेटिव आ रहा है तो हमारा सेकंड ऑप्शन सी का सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, इफ द वेक्टर्स 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप एंड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप
आर परपेंडिकुलर। यहाँ मित्रों हमको दो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर दिए गए हैं, और आप जानते हो दो परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो दोस्तों तो उनके डॉट प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों, उनका डॉट प्रोडक्ट का 0 होता है, उनके डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है दोस्तों 0 होता है। तो अगर आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, जैसा कि उसने यहाँ पर डिमांड भी की है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, ऑप्शन मैंने यहाँ लिखे हैं 3 4 6 0, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है दोस्तों? तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे, और आप जानते हो कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जाएगा, जे कैप का कॉफिशिएंट जे कैप से मल्टीप्लाई किया जाएगा, के कैप का कॉफिशिएंट के कैप से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों को, तो तीनों को ऐड करके 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि उनका जो कॉफिशिएंट होगा आई जे के कैप का, उनका आपस में जो मल्टीप्लाई होगा, उनका सबका सम जो है दोस्तों वो 0 के इक्वल होगा। तो हम यही करते हैं दोस्तों, आप 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 मिलेगा, माइनस लैम्डा और प्लस 3 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो -3 लैम्डा मिलेगा, और +2 और +4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको +8 मिलेगा, और इसका इन तीनों का सम जो है दोस्तों वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि यही क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर की खासियत होती है। अब आप देखिए 10 + 8 कितना होगा 18, और 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू दोस्तों 6 आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल सके, और जो बच्चे यूपी बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं वो मैच भी कर सकते हैं कि उनके कौन से कितने क्वेश्चन सही हैं और उनके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स बन सकते हैं दोस्तों। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं बच्चे, तो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम है दोस्तों वो होने वाला है, तो आपके लिए क्या बोलते हैं ये एक प्लस पॉइंट बनकर काम आएगा। तो दोस्तों देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं। फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे 1 ऑफ ई का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि जो अंडर रूट है उसकी पावर यहाँ पे 4 ली गई है, x + dy/dx की पावर dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम लोग शेयर्ड पावर 4 भी बोलते हैं। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं। इसको हम लोग इसकी जो पावर है दोस्तों, इस पूरे की पावर क्या है 1/4 है। तो पावर जब आप 1/4 इधर ले जाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा, d2y/dx2 की होल पावर जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, और x + dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों आप जानते हो कि यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे डिग्री पूछा गया, और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसकी जो भी पावर होगी वो डिग्री होती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर d2y/dx2 है, इसकी डिग्री दोस्तों 4 है, तो यही आपकी क्या होगी डिग्री होगी। तो देखिए डिग्री इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों 4 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ट्रू हो जाता है मित्रों। तो अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसमें दोस्तों कुछ सॉल्यूशन टाइप के क्वेश्चन है, तो हम उसमें एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो था एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पांचों क्वेश्चन को लिखकर दोस्तों डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के ABC 3 पार्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 पार्ट हैं, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट 3 पार्ट ABC ले लिए दोस्तों। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें यहाँ पर कह रहा है सो दैट द फंक्शन f(x), ये फंक्शन आपको दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया फंक्शन, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज x + 2, and if x equal to 0 then function is 1. Now it is saying here that is not continuous at x equal to 0. यहाँ पर दोस्तों हमको प्रूव करना है कि ये जो दिया गया फंक्शन है x equal to 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो दोस्तों हम इधर इसको प्रूव करने के लिए, आप जानते हो दूसरे के a में हम लोग LHL वैल्यू, अगर दोस्तों LHL वैल्यू RHL वैल्यू के अगर इक्वल हो
और या फिर और साथ में एफ एक्स की वैल्यू जो है दोस्तों जिस पॉइंट पर अगर हम निकाल रहे हैं, जैसे अगर मैं मान लूं एट एक्स इज इक्वल टू ए पर हम लोग उसकी क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, अगर एफ एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू अगर इक्वल हो, ये तीनों अगर इक्वल होते हैं दोस्तों, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है। ये कंडीशन होती है, आप भी जानते हो। और दोस्तों अगर इनमें से कोई एक भी वैल्यू अगर आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों पहले मैं एलएचएल फिर आरएचएल फिर इसके बाद फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू निकालूंगा। अगर इसमें कोई भी इक्वल नहीं आया दोस्तों तो उस केस में ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जैसा कि हमको यहाँ पर दिया गया है एट एक्स इक्वल टू 0 पर दोस्तों हमें चेक करना है, तो मैंने एट एक्स इक्वल टू 0 लिख दिया है। और यहाँ पर मैं एलएचएल लेकर चलता हूँ मित्रों और लिखता हूँ एलएचएल की वैल्यू। एलएचएल की वैल्यू निकाली जाती है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस चूंकि हमें 0 पे निकालना है तो 0 माइनस लेकर चलेंगे दोस्तों और फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस एच, और 0 माइनस एच दोस्तों बनेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस एच। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस एच आ रहा है और यहाँ पर हमें अब फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, चूज करनी है। तो फंक्शन जो दिया गया है दोस्तों 0 पर तो 1 है, जब 0 नहीं है फंक्शन तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 है। आप देखिए यहाँ पर h जो है 0 नहीं है, h जो है 0 की ओर है पर 0 नहीं है एग्जैक्ट। तो इस समय दोस्तों x प्लस 2 यहाँ पे फंक्शन यूज किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू दोस्तों आ जाएगी क्या आएगी, माइनस एच प्लस टू। और h की वैल्यू आप जैसे ही 0 रखते हो तो यहाँ पे दोस्तों एलएचएल वैल्यू 2 आ जाती है। जब आप h की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस 2 दोस्तों 2 हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे आरएचएल की वैल्यू फाइंड करता हूँ। आरएचएल की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोस्तों हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो कि कैलकुलेट होगी दोस्तों लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h से। और इसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे कि इसको जो है h टेंड्स टू 0 तो वैसे ही लिख दो। अब आपको दोस्तों क्या है, फंक्शन चूज करना, 0 प्लस h मतलब क्या है, एफ एच आएगा। और एफ एच क्या है दोस्तों, 0 नहीं है, तो फंक्शन इस बार फिर से x प्लस 2 होगा। अगर एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 2 है तो एफ एच की वैल्यू h प्लस 2 होगी। तो यहाँ पर आप h प्लस 2 लिख देते और फिर इसके बाद आपको h की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों रख देनी है। यहाँ पर मैं इसको इस पार्ट को नीचे लिख दे रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड h प्लस 2। और दोस्तों जब जैसे ही आप h की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देते हो तो ये 0 प्लस 2 मिलकर दोस्तों 2 आ जाता है आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि LHL और RHL दोनों की वैल्यू 2 आ गई है मित्रों। यहाँ पर अब हमको क्या करना है, अब आप देखिए हमें फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स एट x इक्वल टू 0 पर जो दोस्तों वैल्यू देगा ये वैल्यू देगा f ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, सॉरी f ऑफ 0 इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, जब x इक्वल टू 0 है यहाँ पर 0 रखोगे तो f की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है दोस्तों वो इक्वल है, बट फंक्शन की जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 0 पर वो इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा। इस तरह से आपको इसको शो करना था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब हम चलते हैं दूसरे के क्वेश्चन नंबर बी पर फ्रेंड्स। तो दूसरे का बी में क्या दिया गया है, अगर आप देख पा रहे हो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है या फिर मैं रीड कराता हूं। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू दोस्तों फाइंड करनी है। तो क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू, आप बताइए। साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4। कई सारे मित्रों ने हो सकता है इसका जो पेपर हो चुका है ये साइन इनवर्स कैंसिल कर दिया होगा और आंसर लिख दिया होगा दोस्तों 7 पाई बाई 4, जो कि बिल्कुल तरह से रॉन्ग है। क्योंकि 7 पाई बाई 4 जो है दोस्तों साइन इनवर्स, ये जो साइन इनवर्स आप देख रहे हो ना, इसके डोमेन में आता ही नहीं है। तो साइन इनवर्स के जब डोमेन में 7 पाई बाई 4 आता नहीं है तो ये इसका आंसर कैसे होगा। साइन इनवर्स का जो दोस्तों डोमेन होता है वो होता है x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो दोस्तों आपको जो भी रिजल्ट बताना है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में बताना है। तो आप देखिए दोस्तों इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स तो वैसे लिख दीजिए
और इसको आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस पाई बाई 4। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4 बन जाएगा आपका। अब आप देखिए इसके बाद में आप यहाँ पर क्या करोगे, ये 2 पाई का मतलब दोस्तों 360 डिग्री, और 360 दोस्तों 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल जाएगा दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर ये जो बनने वाला है दोस्तों वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको साइन माइनस साइन पाई बाई 4, माइनस साइन पाई बाई 4 मिलेगा दोस्तों। आप जानते हो 360 है, फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही आ जाएगा, और जो एंगल है 360 साइन 360 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन पाई बाई 4 मैंने लिखा दोस्तों। इसके बाद आप देखिए इस माइनस को अंदर ले जाइए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाई 4। अब ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा माइनस पाई बाई 4, जो कि इसके अंदर बिलोंग करता है दोस्तों, जो कि इसकी क्या होती है, डोमेन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हमारा जो होगा इसका माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, दूसरे के सी की तरफ दोस्तों। दूसरे के सी नंबर में हमको यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू, if y equal to a e की पावर x plus b where a and b are constant then so that d2y by dx2 minus dy by dx equal to 0। तो दोस्तों यहाँ पर हम c की जो y की जो वैल्यू दी गई है उसे नोट कर लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है हमको, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे dy by dx, तो दोस्तों a तो वैसे ही आएगा, और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होगा, और b का दोस्तों 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बना। इसके बाद अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो ये d2y बाई dx2 इक्वल टू a टाइम्स e की पावर x फिर से दोबारा आ जाएगा दोस्तों, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आप देख रहे होगे दोस्तों यहाँ पर जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ LHS RHS की वैल्यू सेम आ गई है, और यहाँ पर आप जानते हो कि a e की पावर x है, dy by dx है, तो इक्वेशन 1 से आप यहाँ पर dy by dx पुट कर सकते हो। तो d2y by dx2 इक्वल टू dy by dx, और इसको दोस्तों अगर उधर ले जाओगे तो d2y by dx2 माइनस dy by dx इक्वल टू 0। ये दोस्तों आपका आ जाता है, जो कि हेंस प्रूव्ड हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाना था। अब मैं और इसके d और e पार्ट लिखता हूं दोस्तों। So friends, I write here two more question number 2d and 2e. In 2d, solve the differential equation dy by dx equal to 1 plus x square divided by 1 plus y square। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए जरा इसमें यहाँ पर क्या दिया रहा है हमको, dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर लेकर आना होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहीं बने रहने दीजिए, और dx को इधर ले जाइए। और दोस्तों जैसा कि dy और dx यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम कर रहा है, तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया यहाँ पर। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये y और ये क्या आएगा, y क्यूब बाई 3। और दोस्तों यहीं पर आपका क्या होगा, अगर आप चाहो तो कांस्टेंट इधर भी लगा सकते हो, चाहे उधर भी लगा सकते हो, ये आपकी इच्छानुसार होगा मित्रों। तो यहाँ पर क्या होगा, x, ये x क्यूब बाई 3 प्लस c। तो ऐसा कुछ आंसर दोस्तों हो सकता है, आ रहा होगा। और अब टर्म को आप इधर उधर ले जाइए, ये आपकी हेडिंग है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, यही इसका आंसर होगा। 1 मार्क्स में दोस्तों इससे ज्यादा हमें समय वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए दूसरे का ई नंबर जो क्वेश्चन आया है, दूसरे का ई नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द रेस इज 1/3 एंड दैट ऑफ बी इज 1/4। इन दिस केस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नाइदर ए नॉर बी कैन विन द रेस। तो दोस्तों इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, नाइदर ए नॉर बी। तो आप यहाँ पर कैसे निकालोगे नाइदर ए नॉर बी का प्रोबेबिलिटी, तो दोस्तों यहाँ पर आप एंड और लगा लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, इनकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, और एंड का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग।
और इनटू इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग। तो दोस्तों 1 माइनस, जब 1 में आप सब्सट्रैक्ट करोगे ए की प्रोबेबिलिटी को, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ए निकलाएगा दोस्तों। इसी तरह से 1 में से जब आप बी का सब्सट्रैक्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग बी निकलाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रहा है 1/3, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रहा है हमको 1/4। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 2/3 और 3/4 बनेगा, 3 3 कैंसिल होकर 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मित्रों यहाँ पर मैंने तीसरे का बी और तीसरे का ए 2 क्वेश्चन लिख रखे हुए, जैसा कि आप देख रहोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए में दोस्तों दिया गया आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी। दोस्तों आर यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर दिया गया है, इस तरीके से कि आर जो है हमारा ए कॉमा बी, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर्स के सेट से बिलोंग करना है, एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। और यहाँ पर कह रहा है इज क्या a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ट्रू। पूछ रहा है दोस्तों कि यदि a कॉमा बी कोई एक एलिमेंट है जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये इंप्लाइज करता है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब कहने का दोस्तों ये पूरी जो लाइन दी गई है आपको, ये पूरी लाइन ये पूछ रहा है कि ये ट्रू है या नहीं। इस यहाँ पर अगर कोई एक एलिमेंट a कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, b कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो आपको ये चेक करना है कि a कॉमा सी भी क्या r से रिलेशन से बिलोंग करेगा कि नहीं। और उसके बाद उसने बोला जस्टिफाई इट बाय वन एग्जांपल। आपको ट्रू और फॉल्स किसी एक एग्जांपल के जरिए से बताना है दोस्तों। तो तीसरे का ए नंबर में जो दोस्तों हमको दिया गया है, वो रिलेशन में जो हमारा जो रिलेशन है दोस्तों, वो रिलेशन में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर खुद बता रहा है कि a इक्वल टू बी स्क्वायर टाइप के एलिमेंट आएंगे दोस्तों। तो हम कोई एक ऐसा एलिमेंट लें जो a कॉमा बी और b कॉमा सी दोनों रिलेशन में आ रहा है। जैसे सपोज कीजिए दोस्तों, अगर b की वैल्यू मैं यहाँ पर 4 लेता हूं तो a इक्वल टू कितना निकल के आएगा 16। तो 16,4 जो है दोस्तों r से बिलोंग करेगा। जो रिलेशन दोस्तों मुझको दिया गया है, मैं यहीं पर लिखता हूं, जो रिलेशन दिया गया है दोस्तों a इक्वल टू बी स्क्वायर दिया गया है, और a और b कहां से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर b की वैल्यू दोस्तों मैं 4 लेता हूं, 4 लेता हूं, तो यहां पर a कितना निकल के आएगा 16। तो 16,4 जो है दोस्तों, ये जो एक एलिमेंट है आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसके बाद देखिए, आपने 16,4 को तो रिलेशन से बिलोंग कर लिया। अब इसके बाद आपको b कॉमा सी भी एक चाहिए। तो b कॉमा सी का मतलब ये दोस्तों कि इस बार a की वैल्यू 4 होनी चाहिए और b की वैल्यू क्या होगी, ये आप इस रिलेशन के जरिए से निकाल लीजिए। जब आप दोस्तों a इक्वल टू बी स्क्वायर लगाओगे, a की वैल्यू 4 रखोगे तो b स्क्वायर b इक्वल टू दोस्तों 2 मिल जाएगा आपको। तो क्या मिलेगा दोस्तों कि 4,2 जो है ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। आप देखिए, अब आप देखिएगा जरा दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने। अगर 16,4 जो है R से बिलोंग कर रहा है, और कॉमा 4,2 जो है दोस्तों R से बिलोंग कर रहा है, ये दो एलिमेंट हमने निकाल रखे हैं। 16,4 R से बिलोंग कर रहा है, 4,2 भी R से बिलोंग कर रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि ये 16,2 भी क्या R से बिलोंग करेगा। तो ये हमें दोस्तों चेक करना है कि 16,2 जो है R से बिलोंग करता है, इज 16,2 बिलोंग्स टू R और नॉट। ये हमें दोस्तों चेक करना है यहाँ पर। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये रिलेशन चेक करना होगा। जब आप दोस्तों 16 इक्वल टू a इक्वल टू बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग 16 इक्वल टू 2 स्क्वायर लिखते हो, तो यहाँ पर 16 इक्वल टू दोस्तों क्या आ रहा है 4। तो 16 4 के इक्वल तो होता नहीं है, विच इज एब्सर्ड, जो कि क्या है दोस्तों एब्सर्ड है। मतलब कहने का ये बात गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंस 16,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है मैथमेटिकली, वो क्या होगा, रॉन्ग होगा।
तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट ट्रू हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू, ये आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम चलते हैं तीसरे के बी नंबर में। थर्ड का बी नंबर क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करेंगे। थर्ड का बी नंबर क्या है, देखिए मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कुछ एडवांटेज ले रहे हो तो थोड़ा थोड़ा बहुत एनर्जी मुझे भी दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार काम करता रहूं। तो दोस्तों देखिए तीसरे का बी नंबर जो है, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई ई की पावर x कॉस x दिया गया है। और हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, dy बाई dx। तो आप देखो इसको सीधे सीधे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई dx करोगे, तो यहाँ पर d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई ई की पावर x कॉस x, ये ऐसे लिख दोगे आप। इसमें दोस्तों आप लगाओगे फर्स्ट सेकंड रूल, जो कि आप जानते हो कि e की पावर cos x वैसे ही आ जाएगा, और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एंड माइनस आएगा दोस्तों। और एक बार ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा दोस्तों। और आपका d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x cos x, ये इसका हम लोग डिफरेंशियल करेंगे। और दोस्तों होल डिवाइड में e की पावर x cos x का होल ऑफ स्क्वायर होगा। तो दोस्तों आप इसे डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। ये नॉर्मली कैजुअली डिफरेंशिएशन ही इसमें बस करना है और कुछ नहीं करना है। मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दोस्तों डिफरेंशियल करना, ये तो सब बच्चों को आता है। और मैंने दोस्तों डिफरेंशिएशन की पूरी सीरीज अपलोड की हुई है, पूरा सॉल्यूशन RS अग्रवाल का अपलोड किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, डिफरेंशिएशन सॉल्यूशन सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें सारे A to Z शुरुआत से लेकर अंत तक सारे डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर तीसरे का C और तीसरे का D नंबर क्वेश्चन लिया हुआ है, जो कि 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा आप, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू e की पावर x sin x। ये हमको यहाँ पर दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं और इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाई इंटीग्रेटिंग। कैसे सॉल्व करेंगे, बाई इंटीग्रेटिंग। तो dx उधर चला जाएगा दोस्तों, ये dy इक्वल टू e की पावर x sin x dx बनेगा, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। जब भी आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो y इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा, e की पावर x sin x dx आ जाएगा दोस्तों। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये आगे आपका काम आएगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका e की पावर x sin x का डिफरेंशियल पूरी तरीके से नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आप आइलेट तो जानते ही होंगे। आइलेट में यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल 2 फंक्शन आ रहे हैं। यहाँ पे e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, sin x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो आप देखिए कि जो e की पावर x है वो आपका सेकंड फंक्शन बनेगा, ये सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दोस्तों सॉरी d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन आएगा sin x, और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx और होल ऑफ dx, ये दोस्तों आएगा यहाँ पर। और प्लस साथ में कांस्टेंट टर्म में भी आ जाएगा यहाँ पर। तो y इक्वल टू साइन x, और e की पावर x दोस्तों वैसे ही आ जाएगा। तो e की पावर x वैसे ही लिख दिया मैंने यहाँ पर। आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर sin x का डिफरेंशियल दोस्तों क्या होगा, cos x हो जाएगा, और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x हो इंटीग्रेशन e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x होगा दोस्तों, और ये प्लस c वैसे ही आ जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर sin x इंटू e की पावर x वैसे ही लिख दीजिए। अब आप इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होगा कि cos x तो वैसे ही आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा एंड माइनस, और इसके बाद cos x का जब डिफरेंशियल करोगे दोस्तों तो माइनस साइन x आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा और dx आ जाएगा, और ये प्लस c जो हमने पीछे लिख दिया। अब आप जब इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और y इक्वल टू साइन x e की पावर x माइनस cos x e की पावर x, एंड ये माइनस दोस्तों जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा,
और यहाँ पर ये साइन एक्स ई की पावर एक्स dx प्लस सी, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन एक्स ई की पावर एक्स dx, साइन एक्स ई की पावर एक्स dx, ये जो इक्वेशन 1 माना है, इस इक्वेशन 1 से दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी है y। तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे कि यहाँ पर y पुट कर दोगे तो ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, y इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स। और दोस्तों अगर मैं इन दोनों पार्ट से दोस्तों अगर e की पावर x कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर दोस्तों माइनस y आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और प्लस c। ये y जब इधर आएगा दोस्तों तो ये 2y में बदल जाएगा, e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस c। जब आप 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो ये जो है 1/2 e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। ये दोस्तों कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 डिवाइड में इसमें भी आएगा, तो उसको एक नया कांस्टेंट लिख दोगे तो कांस्टेंट दोस्तों वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने वहां पे c/2 को भी c लिख दिया है, आप परेशान मत होइएगा, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट में, थर्ड का डी क्या कह रहा है। थर्ड का डी जो है दोस्तों प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसने जो है कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे पूछा दोस्तों। तो आपको इंडिपेंडेंट इवेंट की दोस्तों क्या मालूम होनी चाहिए, कंडीशन मालूम होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट की जो कंडीशन होती है दोस्तों वो होती है यदि कोई एक प्रोबेबिलिटी ए है दोस्तों और प्रोबेबिलिटी बी है, अगर इन दोनों का दोस्तों मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाए तो दोस्तों ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं दोस्तों। ये मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहां से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं दोस्तों। आप देखिए यहां पर कह रहा है ए डाई इज थ्रोन वंस, एक पासे को फेंका गया। अगर एक पासे को फेंका जा रहा है दोस्तों तो जो उसमें जो टोटल सैंपल स्पेस बनता है वो 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस बनता है। अब इसके बाद कह रहा है द नंबर ऑन द डाई इज मल्टीपल ऑफ 3। पहला उसने बोलो दोस्तों, पहली इवेंट जो दी है उसने ये कहा है कि जो नंबर डाई पे आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल दोस्तों इसमें 3 और 6 है। फिर इसके बाद दोस्तों उसने एक इवेंट और ली है, कह रहा है एंड द नंबर ऑन द डाई इज इवन, और एक इवेंट और ले रहा है बी जिसमें कह रहा है कि नंबर जो आ रहे हैं डाई पे वो इवन नंबर आ रहे हैं। तो इसमें से दोस्तों जो इवन नंबर है वो 2 4 6 हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप देखिए, इसके बाद सॉरी दोस्तों यहाँ पर ई और एफ दिया गया है तो हम भी ई और एफ ले लेते हैं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इन इवेंट को किसके नाम से पुकार रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है कि आर ई एंड एफ आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पूछ रहा है आपसे कि ई और एफ क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए दोस्तों क्या हमें प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखानी होगी, हमें ये प्रॉपर्टी दिखानी होगी यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं 2 और इस टोटल कितने होते हैं 6, तो 1/3 हो गए दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करोगे तो कितना होगा दोस्तों 3/6 के अकॉर्डिंग 1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ जब फाइंड करोगे मित्रों, ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करोगे तो बताइए ई और एफ जो दो सेट है हमारे, इसमें 6 केवल कॉमन आ रहा है। 6 एक सिंगल एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा है दोस्तों, और इसकी प्रॉपर्टी जब आप निकालोगे ई इंटरसेक्शन एफ की तो कितनी आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। अब मित्रों जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी निकल के आई दोस्तों 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना निकल के आया 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/6। तो देखिए दोस्तों ये 1/6 किसके इक्वल आ गया 1/6 के। इसका मतलब ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ई एंड एफ आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो दोस्तों मैं लिख नहीं रहा,
क्योंकि हर चीज में दोस्तों टाइम लग रहा है। तो दोस्तों मैं आगे के क्वेश्चन लिखता हूं इसमें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट ले रखे हैं इस पेपर में से, क्योंकि यूपी बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 के ABC पार्ट लिखे हुए दोस्तों यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों ये भी 2-2 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं चौथे के 1 नंबर को। 4th का A नंबर में कह रहा है डिफरेंशिएट y इक्वल टू cos x रेज टू द पावर sin x। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, cos x की पावर sin x दिया गया है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दोस्तों हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा log cos x की पावर sin x। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हो log में पावर जो होती है आगे आ जाती है, तो ये sin log cos x कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 1/y dy बाई dx। और दोस्तों यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड लगाइए तो sin x वैसे ही आ जाएगा, और cos log x का जो डिफरेंशियल होगा वो 1/cos x इंटू माइनस sin x होगा, और प्लस इसके बाद दोस्तों आप log cos x को वैसे ही लिखोगे, log cos x को वैसे ही लिख दो, और sin x का डिफरेंशियल जो होगा वो हो जाएगा आपका cos x। तो इस तरह से आपका ये कुछ ऐसा बन गया। अब आप क्या करोगे, आप dy बाई dx वैसे ही लिख दो, 1/y भी वैसे पुट कर दो। ये बनेगा आपका ये बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा आपका sin x इंटू tan x, वो भी माइनस का, और ये बन जाएगा प्लस cos x इंटू log cos x। अब देखिए ये y उधर जाएगा, तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू, और y की वैल्यू जो दोस्तों आई है ये आपको वैसे ही रख देनी है जो भी आएगी, cos x की पावर sin x, और ये बन जाएगा आपको मित्रों, ये बनेगा माइनस sin x इंटू tan x प्लस cos log cos x। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अब हम जाते हैं चौथे के बी में दोस्तों। चौथे का बी नंबर भी बहुत ही क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और देखिएगा इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो दोस्तों जब आप उसको 7 से डिवाइड करोगे 366 को, तो ये आपका 52 टाइम्स जाएगा दोस्तों, ये 52 टाइम्स जाएगा। और जो 2 है यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। दोस्तों इतना तो फिक्स है कि 366 दिन में 366 डेज में 52 संडे तो दोस्तों आना पक्का है। और हमें बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर। ये 2 दिन दोस्तों बच रहे हैं, ये 2 दिन जो बच रहे हैं दोस्तों वो 2 दिन संडे होगा या मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, 7 डेज में कोई भी डेज हो सकते हैं। तो दोस्तों जो टोटल डेज हैं हमारे, टोटल डेज हैं वो कितने हैं दोस्तों, वो हैं 7। और यहाँ पर जो रिमेनिंग डेज हैं जो 2 दिन बचे हैं वो 2 दिन में संडे होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी दोस्तों क्या होगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी दोस्तों 2/7। ये इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का सी पार्ट में। 4th का सी पार्ट भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया है दोस्तों। कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 2 -4 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो दोस्तों यहाँ पर हमको एक क्या करना है, हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। तो वेक्टर इक्वेशन दोस्तों अगर हम लेट कर लें, जो वेक्टर इक्वेशन है वो xi कैप yj कैप एंड zk कैप है। अगर दोस्तों हमें वेक्टर इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो इसको जो है हमें क्या करना होगा, हमें जो है दोस्तों यहाँ पर जो जिस पॉइंट से पास कर रही है इसको तो पहले आप i कैप 5i कैप एंड 2j कैप एंड -4k कैप में आप लिख दो। फिर इसके बाद दोस्तों जिस लाइन के ये पैरेलल है उसको लैम्डा टाइम्स से वेक्टर आप कर दोगे दोस्तों, ये -8k कैप ऐसा हो जाएगा। और ये जो दोस्तों वेक्टर है वो xi कैप yj कैप
और जेड के कैप के इक्वल मान लो। जब आप इसको इक्वल मानते हो तो देखिए ये क्या बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। जब ये वाले वेक्टर दोस्तों इधर आएंगे तो ये x माइनस 5 आई कैप y माइनस 2 जे कैप, और दोस्तों ये बनेगा आपका z प्लस 4 के कैप इक्वल टू 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप एंड माइनस 8 लैम्डा के कैप। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप जब इसका आई जे के कैप के जो कोएफिशिएंट है दोनों तरफ कंपेयर कराओगे तो x माइनस 5 अपॉन 3 y माइनस 2 अपॉन 2 और दोस्तों ये z प्लस 4 अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू लैम्डा। ये आपका दोस्तों वेक्टर इक्वेशन होगा जो कि क्या है, इस पॉइंट से पास करेगा और इस वेक्टर के पैरेलल होगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब मैं चलता हूं चौथे के डी नंबर के सॉल्यूशन में। चौथे का डी नंबर का सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा फोर्थ का डी नंबर में दोस्तों एक ट्राइंगल आप बना लीजिए। इस ट्राइंगल को ए बी सी का नाम दीजिए और एंगल ए के सामने ए वेक्टर लिख लीजिए, एंगल बी के सामने बी वेक्टर और एंगल सी के सामने सी वेक्टर लिख लीजिए। अब आप दोस्तों जानते हो किसी भी ट्राइंगल में किसी भी दो वेक्टर का जो सम है, अगर ये दो वेक्टर इधर इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन दोस्तों इधर है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर होगा, ये आप जानते हो। तो दोस्तों फोर्थ में जो डी हमको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है मैं उसको नोट कर रहा हूं। यहाँ पर क्या दी गई है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये मैंने यहाँ पर दोस्तों नोट कर रहा हूं मैं पूरा का पूरा जो भी वेक्टर दिया गया है वेक्टर फॉर्म इनटू यहाँ पे दोस्तों प्लस है, यहाँ पे प्लस है सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और दोस्तों इसको आप लिख सकते हो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया, इस तरह से हमने ये जो दिया गया था पूरा नोट कर लिया है। अब आप देखिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह दोस्तों हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये हमने लिखा यहाँ पर। इसके बाद आप देखिएगा इसके बाद हम सी वेक्टर और ए वेक्टर की जगह क्या ले सकते हैं दोस्तों, सी वेक्टर इस दिशा में है और ए वेक्टर इस दिशा में है। तो आप देखिएगा अगर आप यहाँ से अगर आप सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो दोस्तों तो इसी इक्वेशन में आप क्या कीजिए, सी वेक्टर तो यहाँ पे है, आप ए वेक्टर का दोनों तरफ एडिशन कर दीजिए। तो ये 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू दोस्तों सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बन जाएगा। और दोस्तों इसी तरीके से ये इक्वेशन 1 इसी इक्वेशन 2 और इसी इक्वेशन 1 में दोस्तों अगर आप बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो सी वेक्टर तो यहाँ पे पहले से ही है, दोनों तरफ बी वेक्टर का एडिशन कर दीजिए। तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू मैं पहले ही पुट कर चुका हूँ। सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है दोस्तों। क्या पुट करनी है, बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। इस तरह से आपकी दोस्तों ये लाइन आ जाएगी। इसके बाद आप अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये बनेगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसका अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं दोस्तों बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब आप जानते हो दोस्तों कि जब भी सेम वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहां पर उनकी वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि उन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है दोस्तों सेम है, तो वहां पर जो बनने वाला एंगल है वो 0 होगा। और क्रॉस वेक्टर में दोस्तों कोई भी क्रॉस वेक्टर में साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन जरूर होता है। माफी चाहूंगा दोस्तों। तो अब देखिएगा हम यहाँ पे ए वेक्टर की जगह पर मित्रों क्या लिख रहे हैं 0, और ये 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को वैसे ही लिख रहे हैं। तो दोस्तों अब अगर आप देख रहे होगे तो ये बी वेक्टर ए वेक्टर को अगर आप चाहो तो माइनस टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हो। तो ये -2 टाइम्स
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन जाएगा, और बी वेक्टर का क्रॉस कराओगे तो ये 0, और सी वेक्टर का क्रॉस कराओगे तो ये भी 0। अब दोस्तों देखिए ये भी टर्म सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों 0 आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाले पेपर का सॉल्यूशन देखा। दोस्तों लेक्चर लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं बचे हुए क्वेश्चन पार्ट 2 में बना दूंगा। इसको पार्ट हम 1 कह रहे हैं दोस्तों, इसको हम पार्ट 1 का नाम दे रहे हैं, और पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से मैं इन दोनों लेक्चर को अपलोड कर दूंगा क्लास 12 पे यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्यूशन। तो दोस्तों मिलते हैं, अगर आप देखना चाहते हो, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों लेक्चर पार्ट 2 में इसी के पार्ट 1